हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम ये टेस्ट पेपर लगाने वाले हैं। इसमें मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं और इसके अलावा कुछ रीजनिंग की आकृतियाँ भी दी गई हैं। इसके अलावा और भी हैं कुछ। तो चलिए आज इसके सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में खासकर ये बेसिकली जूनियर लेवल की मैथ है, तो जिन भी लोगों के लिए ये परफेक्ट है, मतलब कि जैसे काफ़ी एग्जाम्स में आती है ये जूनियर लेवल की मैथ, जैसे कि जो लोग पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके भी काम आ सकती है। नवोदय है, सैनिक हैं, अगर आप इसी तरह की तैयारी कर रहे हैं देखिएगा, आपके लिए फिर बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह की टेस्ट या प्रैक्टिस के लिए हमें आप फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप रेगुलर वीडियोज मिलते रहें आपको और नए नए क्वेश्चंस आप सॉल्व करते रहें, क्योंकि आप किताबों से तो कई बार लगा चुके होंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जैसे कि पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। तो इनमें तो बहुत ही सिंपल है कि मतलब अभाज्य संख्या देखना है, अभाज्य संख्या नहीं है वो देखना है, ये ध्यान से पढ़ना होता है। नहीं है चूँकि अभाज्य संख्याएं तो बहुत सारी, मतलब जिनमें किसी का भाग न जाए, और भाज्य संख्या यानी अभाज्य नहीं, यानी कि भाज्य संख्या पता करनी थी। हमारा 51 हो जाएगा, इसमें 3 का भाग जा रहा और 17 का भी जा रहा। 41, 71, 61 ये तीनों अभाज्य संख्या, इनमें किसी का भाग नहीं आता। अब जैसे एक और अगला सवाल है, किसी लड़के से एक संख्या को गुणा करने के लिए कहा गया, तो उसने 30 से गुणा किया और इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 400 कम था। देखिए, जो 50 से गुणा करने पे आना चाहिए था, उसने 50 से गुणा ना करके 30 से गुणा किया, और फिर उसका सही उत्तर से कितना आया, सही उत्तर से 400 कम आया है, यानी कि आना चाहिए था उसका, उससे 400 कम आया है। तो वह संख्या बताइए जिससे वह गुणा करना था, उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही ईजी है, हमें वो संख्या नहीं पता तो हमने कई बार आपको समझाया है कि जब वो संख्या पता ना हो तो क्या मान लेते हैं, माना वह संख्या x है, ठीक है। अब जैसे सवाल में कह रहा है कि उस संख्या को 50 से गुणा करने के लिए कहा गया, तो अगर 50 से x को गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 50x। हमारा रियलिटी में उत्तर क्या आने वाला था, 50x, लेकिन उसने 50 से गुणा न करके उसने संख्या से किससे गुणा कर दिया, 30 से। तो उत्तर क्या आ गया हमारा, 30 गुणे x, 30x, ठीक है। लेकिन ये जो उत्तर है कह रहे कि इसमें ये तो कम आएगा, क्योंकि 50 से गुणा करने के लिए कहा था, ज़्यादा से गुणा करने के लिए तो ज़्यादा आना चाहिए, कम से कहा तो कम आएगा। तो ये जो कितना कम आया है, 400 कम आया है कह रहा, यानी कि जो सही उत्तर तो ये था, सही उत्तर से 400 कम, यानी कि 50x से हम ये उत्तर घटाएं जो गलती से गुणा कर गया 30x से, तो इनका अंतर कितने का, 400 का, यानी कि वो 400 कम उत्तर ला रहा है। तो बहुत ईजी, अब इसको हम हल कर सकते हैं। x का मान आ गया, वही हमारी संख्या है, तो 50x से 30x की हमारी 20x बराबर 400, तो x बराबर 400 बटे 20, 0 से 0 खत्म, x बराबर 20। x हमने क्या मानी थी, वह संख्या, वो हमारा उत्तर आ गया। तो इस तरह से 20 हो जाएगा। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 91 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए हमें, तो सबसे पहले 91, जो 91 से पूर्णतः विभक्त हो, तो 91 से पहले भाग देते हैं 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में, ये होगी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो इस तरह से देखें तो हम 91 से बड़ी संख्या में भाग करेंगे तो ये आएगा हमारा, और फिर इसके बाद जो है हमने सीधा भाग करके लिख दिया, क्योंकि इसमें क्यों आपका टाइम वेस्ट करें। बड़ी से बड़ी कह रहा, तो बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए और भाग दीजिए, जितना शेष बचे, बड़ी से बड़ी में हम जितना शेष बचे उतनी उस संख्या से घटा देते हैं। तो ये हमारी संख्या प्राप्त हो गई जो 91 से पूर्णतः विभाज्य होगी और बड़ी से बड़ी है ये संख्या, ठीक है। इस तरह से हमारा ऑप्शन पहला नंबर हो जाएगा। जैसे वृहद कोण दिया, इसको रिफ्लेक्स एंगल 90 अंश से बड़ा तथा 180 से छोटा, 180 अंश का 180 से बड़ा 360 अंश से छोटा। तो इस तरह से हमारा यही हो जाएगा वृहद कोण। शॉर्ट्स के जरिए भी हम बताते रहते हैं, तो हमने शॉर्ट्स में ये सभी कोणों का वो डाला है सब बना के कि किसको क्या बोलते हैं, तो आप वो देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये वृहद कोण क्या होता है, 180 से बड़ा 360 से छोटा। 360 अंश का पूरा क्या कहलाता है, ये संपूर्ण कोण। 180 अंश का सरल कोण या ऋजु कोण कहलाता है। जो 90 से बड़ा हो 180 से छोटा हो वो कहलाता है अधिक कोण। फिक्स 90 अंश का वो हमारा समकोण होता है, 90 से कम न्यून कोण। अगला सवाल है, कह रही कि यदि किसी त्रिभुज का आधार x मीटर है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजा x मीटर है, तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। तो बहुत सिंपल है, जैसे इसमें कंडीशन दे रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल।
त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र खोलेंगे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, क्योंकि आधार ऊंचाई इसमें दे रहा है, ऊंचाई हमें निकालना, आधार दे रहा है। वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा गुणे भुजा, तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था त्रिभुज की ऊंचाई, और वर्ग की भुजा क्या दी, त्रिभुज का आधार x मीटर है, और कह रही कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो कह रही कि जिसकी भुजा x मीटर है, मान रही कि वर्ग की भुजा भी x मीटर है और त्रिभुज का आधार भी x मीटर है, यानी कि इसमें तो अब कुछ ऊंचाई भर रहेगी निकालने के लिए, बाकी तो सब लिखा ही उसमें, यानी कि 1/2 गुणे आधार है हमारा x गुणे ऊंचाई, को ऊंचाई ही लिखे रहने दो, या फिर h लिख सकते हैं हाइट, भुजा हमारी x गुणे x। तो हमें ऊंचाई का मान निकालना है, तो ये बाकी सबको पक्षांतर करना पड़ेगा, ये गुणा में इधर भाग में जाएगा और ये भाग में इधर गुणा में जाएगा, तो यानी कि h बराबर x गुणे x गुणे 2/x, ये वाला बटे में आएगा और ये गुणा में जाएगा, तो x कट गया हमारा, x गुणे 2 करेंगे तो यानी कि 2x, तो हमारा 2x आ जाएगी ऊंचाई, h क्या मान निकालनी, ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई आ गई हमारी 2x मीटर। तो इस तरह से हम लगा सकते हैं, बहुत ईजी था, ये सभी सवाल बहुत ईजी हैं। 510 में 30 कलम और 75 पेंसिलें खरीदी गई, 510 रुपये में 30 कलम खरीदी गई और 75 पेंसिलें। यदि एक पेंसिल का औसत मूल्य, आप जानते हैं औसत मूल्य, कलम का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। औसत मूल्य चाहिए हमें, एक कलम का मतलब की चाहिए, तो औसत मूल्य हम निकाल लेंगे। पहले तो हम पेंसिल, तो इसमें कलम का मूल्य, इस 510 रुपये में जो शुरुआत में इंफॉर्मेशन दी है, इसमें कलम का मूल्य शामिल है और 75 पेंसिलों का, यानी कि 30 कलम और 75 पेंसिलों का मूल्य शामिल है इसमें। तो इसमें क्या करें, अगर हमें कहीं से एक पता चल जाए, जैसे पेंसिल का पता चल जाए, तो पेंसिलों का मूल्य इसमें घटा देंगे तो कलमों अकेले का बचेगा। तो पेंसिलों का मूल्य ये दिया, एक पेंसिल 2 रुपये की, तो 75 पेंसिलों का मूल्य इसमें शामिल है। तो क्या करेंगे, 75 पेंसिलों का मूल्य निकाल लेंगे, यानी कि 75 गुणे 2, तो 75, 2 पंचे 2, 7 14 15, 150, 75 दूनी 150, 150 रुपये ये हमारा इसमें शामिल है पेंसिलों का। तो अब 150 रुपये, क्योंकि 30 कलम और 75 पेंसिलें दोनों मिला के 510 रुपये में आती हैं, तो 75 पेंसिलों को हमने निकाल लिया, चूँकि यहाँ से, तो हम ये 510 में से घटा देंगे 150 रुपये, पेंसिल के निकाल देंगे, तो ये किसके बचेंगे हमारे, ये बचेंगे हमारे कलमों के। ठीक है, वो कितने कलम थे, और कलम थे हमारे 360 रुपये की। ठीक है, कलम हमारे कितने के थे, 360 रुपये के। तो हमें एक कलम का मूल्य चाहिए, तो कितने कलम, 30 कलमों का मूल्य था, क्योंकि इसमें 30 कलम शामिल है, 30 कलमों का मूल्य बचा हमारा 360, तो हम 30 से भाग देंगे तो 1 का आ जाएगा। औसत ही तो चाहिए हमें, औसत बराबर क्या होता है, कुल योगफल बटे संख्याओं की संख्या, तो ये हमारा आ जाएगा 12 रुपये। तो एक कलम का औसत मूल्य कितना आ गया हमारा, 12 रुपये। ठीक है, दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो इनका लासा होगा। हमेशा सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनके गुणनखंड कभी आपस में नहीं मिलते, वो कहलाती हैं सहभाज्य संख्याएं। तो जब उनका गुणनफल इतना है और सहभाज्य संख्याओं के गुणनखंड नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब है कि उनका जो है लासा, उनका गुणनफल ही आएगा। जब भी सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल दे तो वही उनका लासा ही होता है। ठीक है, गुणनफल ही उनका लासा होता है सहभाज्य संख्याओं का। तो ये हमारा 117 है, तो यही हमारा लासा भी हो जाएगा। यदि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4800 रुपये हो जाती, 5 वर्ष में 5600 रुपये हो जाती, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। तो ये भी बहुत ईजी सवाल है कि 3 वर्ष में कितना हो रहा, 4800 रुपये, तो 3 साल में लिख लेंगे, 3 साल में 4800 रुपये, और ये 5 साल में, 5 साल में हो रही 5600, तो इसका मतलब है 2 साल में, मूलधन तो जो कहते हैं रहेगा, 2 साल में कितना बढ़ गया ब्याज, 2 साल में ब्याज बढ़ गया हमारा 800 रुपये। यहाँ साल में अंतर देखें तो 2 साल का, और ब्याज में अंतर देखें तो 800 रुपये। 2 साल में 800 रुपये, तो 1 साल का ब्याज निकालेंगे, क्योंकि साधारण ब्याज में तो उतनी ब्याज हर साल आएगा जितना 1 साल आया, तो आया 400। तो अगर हम 400 रुपये आया 1 साल का ब्याज, 2 साल का ब्याज दिया था, तो हम इस स्थिति में 1 साल का ब्याज निकालेंगे। 1 साल का हमारा 400 रुपये है, तो 3 साल का कितना होगा, क्योंकि इसमें 3 साल का ब्याज शामिल है। इसमें देखें तो इसमें 5 साल का ब्याज शामिल है, श्रद्धन दिए हैं, तो इसमें 3 साल का, इसमें 5 साल का। तो क्या करेंगे, इसमें जो 3 साल का ब्याज शामिल है वो निकाल लेंगे। 3 साल का ब्याज पहले निकालें, तो 1 साल का 400, तो 3 साल का 400 गुणे 3, यानी कि 1200 रुपये। अगर हम इसमें से 3 साल का ब्याज निकाल दें तो मूलधन आ जाएगा,
ठीक है। वही तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस ब्याज। तो घटाएंगे कितना बचेगा हमारा 3600। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है वह राशि ज्ञात कीजिए, राशि पता करनी थी, आ गई 3600। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, तो कोई उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सब समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से अगर दर भी निकालना चाहें तो दर निकाल सकते हैं, क्योंकि अब हमें ब्याज पता चल गया, ब्याज 1200 रुपये है, मूलधन 3600 है, समय है 3 वर्ष, तो हमारी दर आ जाएगी यहाँ से। अगर दर भी निकालने के लिए कहे आराम से निकाल सकते हैं। 3 साल का ब्याज हमारा 1200 आ गया, समय 3 साल है, मूलधन 3600, तो यहाँ से दर निकाल सकते हैं। क्रय और विक्रय मूल का अनुपात है 4:3। तो हानि प्रतिशत यानी कि क्रय और विक्रय का अनुपात कितना है, 4:3। यानी कि क्रय मूल्य 4 रुपये है, तो विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य हमारा 3 रुपये। तो इसमें वही कह रहा प्रतिशत हानि, हानि तो हो ही रही, क्योंकि जब कोई चीज़ 4 में खरीदेंगे 3 में बेचेंगे, इसका मतलब हानि होगी। कितने रुपए की हानि होगी, इसी में मान लेते हैं। ऐसे सिचुएशन में कोई ऐसा तो फिक्स अमाउंट दिया नहीं, तो इसी को मान लेते हैं 1 रुपये की हानि हो गई। कितने में, 1 रुपये की हानि हो गई। क्रय मूल्य हमारा 4 में गुणा 100 से कर देंगे परसेंट निकालने के लिए, 4 से भाग देंगे 25%, तो हमारा 25% आ जाएगा। 25% की हानि हुई। ये गुणा करना था, इसमें हम गुणा करेंगे और कितने अंक बाद दशमलव, 2 अंक यहाँ 2 अंक यहाँ, 4 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। गुणा करने के बाद जितना आएगा 4 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। चलिए अब आकृतियों वाला पोर्शन देख लेते हैं। जैसे कि इसमें देखें तो इसमें हमें ये ढूंढना था कि आकृति का एक भाग गायब है, इसमें लगाना है कौन सा भाग आ सकता है। तो इसमें देखिए ये आया है, तो ये तो है नहीं किसी में, तो ये तो पहले से आउट हो गया। ये इस तरफ आ रही हैं ये आकृतियाँ, तो ये भी, और इसमें देखें तो इसमें तो ऐसा है ही नहीं, ये हमारी मिल रही है। देखिए इस तरह से ऐसे आएगा, इस तरह तीसरा नंबर, बस तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ही इसमें देखें, बस नेग्लेक्ट कर करके लगा लेते हैं। वैसे बहुत आसान है, बहुत जल्दी ढूंढ सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है इनमें। बस इसमें हमारा क्रम चल रहा है, श्रृंखला। इसमें देखें तो श्रृंखला, ये देखिए तीर नीचे की ओर, ये ऊपर की ओर, फिर ये तीर हमारा ऐसे इधर आ गया और ये ऐसे मुड़ गया, फिर ये यहाँ से यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ से यहाँ गया, और ये तीर यहाँ से यहाँ आया, फिर नीचे आया। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, ऐसे आएगा तीर, ठीक है, तीर ऐसे आएगा, और ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा ऐसे आएगा। तो इसका मतलब है हमारा ये तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसमें देखें तो इसमें हमें क्रम चलाना था। इसमें भी देखें 40 81 9, 25 38 7, 18 35 क्या आना चाहिए। तो इसमें देखें तो हमारा क्या क्रम चलेगा, जैसे 40 81 को जोड़ें और 9 से भाग करें तो 9, 25 38 को जोड़ें फिर 9 से भाग करें, 25 38 63, 9 से भाग करेंगे 7 9 7 63, 18 36, 36 18 मतलब 54, 54 में 9 से भाग करेंगे तो 6। इसमें समान आकृति देखनी थी, तो हमारी सी नंबर हो जाएगी। भी हमारा ये मिलाना था, तो इसमें मिल रहा है, तो इसमें तो कभी आएगा ही नहीं, ना इसमें आएगा, इसका हम देख सकते हैं, और ये भी नहीं आएगा, ये ऐसे थोड़ी घूम के आएगा, बस केवल यही मिल रही है। तो बहुत सिंपल आकृति यहाँ पे। इसमें देखें तो दर्पण ये रखा है हमारा तरफ है, तो ऐसे मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा, तो हमारा दूसरा नंबर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि बाकी में तो ये देखो ये इस साइड है गोला, और इसमें इस साइड, और ये भी इस साइड आ गया, तो ये नहीं होना चाहिए, ना तो ये होगा ना ये, दूसरा ही बचता है। इसमें देखें तो इसमें देखें हमारा ये तीनों दिए गए हैं, फिर एक में बंद हो गए हैं। ऐसे ये तीनों दिए गए हैं, तो ये भी एक में बंद हो जाएंगे। तो इसमें देखें तो ये गोला के अंदर लास्ट वाला है, लास्ट वाले के अंदर है। ऐसे ये त्रिभुज है लास्ट में, त्रिभुज के अंदर सारे हो जाएंगे, त्रिभुज के अंदर सारे। ये पहला वाला ये नीचे आ जाएगा, है ना, जैसे कि ये वाला, तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और इसमें देखें तो जीवाणु सूक्ष्मदर्शी से देखे जाते, यानी कि जीवाणु बहुत सूक्ष्म जीव हैं, ये सूक्ष्मदर्शी से देखे जाते हैं, दूर, और चंद्रमा दूरदर्शी यंत्र से देखा जाता है, ठीक है, टेलीस्कोप से। इसमें देखें तो 28 मतलब एक एक छोड़ के इसमें पैटर्न बना रहा है, 28 3 31 और 31 3, इस तरह से 34 आ जाएगा। जैसे कि इसमें बन रहा 33 3 36, 36 3 39, जैसे इसमें 31 3 34 आ जाएगा। इसमें देखें तो इस 1 का घन, 2 का वर्ग, 3 का घन, 4 का वर्ग, अच्छा घन वाली पैटर्न बन रहा है, क्योंकि 3 का वर्ग थोड़ी उतना है, 3 का घन होता,
4 का वर्ग और 5 का घन आएगा, 5 का घन 125। इस तरह से हमारे क्वेश्चंस हो गए। तो इसी तरह की प्रैक्टिस करने के लिए और इसी तरह से मैथ की वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक भी करिएगा। थैंक्स।